नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए कविता लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है पथिक। इस कविता को हम विस्तार पूर्वक समझेंगे और इसके साथ साथ काव्य सौंदर्य को भी समझेंगे। तो चलिए हम कविता प्रारंभ करते हैं। कविता को समझने से पूर्व उसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। प्रस्तुत अंश पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। इस दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। यहाँ किसी साधु जन द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है। राजा द्वारा उसे मृत्युदंड मिलता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर मनोहर उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। स्वच्छंदतावादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का सुंदर संयोग मिलता है। अब हम कविता की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। ध्यान से सुनिए। प्रति क्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंगा निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। कवि क्या कहते हैं? प्रति क्षण मतलब हर पल, नूतन मतलब नया, वेश बनाकर रंग बिरंगा निराला। तो कवि ने यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। और कवि क्या कहते हैं? हर पल यह प्रकृति रंग बिरंगे निराले वेश में नया रूप धारण करके आती है। रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। वारिद मतलब क्या होता है? बादल, बादलों की माला अर्थात बादलों का समूह। रवि मतलब क्या होता है? सूर्य, सूर्य के सम्मुख मतलब सामने, थिरक रही है मतलब नाच रही है, नभ मतलब आसमान में, वारिद माला मतलब बादलों का समूह। रवि के, सूर्य के सामने बादलों का समूह नाच रहा है। नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है। नीचे नील मतलब नीला समुद्र है, मनोहर मतलब मन को हरने वाला, ऊपर क्या है? नील गगन है, नीला आसमान है। कवि कहते हैं कि नीचे नीला समुद्र है जो मन को हरने वाला है और ऊपर नीला आसमान है। घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। तो कवि का मन अब क्या कर रहा है? घन पर बैठ मतलब बादलों पर बैठकर बीच में विचरूं, किसके? नीचे नीले समुद्र के और ऊपर नील गगन है। कवि का मन करता है कि इन दोनों के बीच में विचरण करूं, और किस पर बैठकर? बादलों पर बैठकर। तो कवि का मन करता है कि घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है, कि बादलों पर बैठकर इन दोनों के बीच में विचरण करता रहूं। हम प्रत्येक पद्यांश के बाद काव्य सौंदर्य भी करते जाएंगे। तो इसका काव्य सौंदर्य देखिए। कवि ने प्रकृति का अत्यंत सजीव व मनोहर वर्णन किया है और मानवीकरण अलंकार से सजीवता आ गई है, क्योंकि बादलों का मानवीकरण किया गया है। क्योंकि यहाँ पर दूसरी पंक्ति में कहा है ना कि रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला, कि बादलों की जो समूह है, बादलों का जो समूह है वो सूर्य के सामने नाच रहा है। तो मानवीकरण अलंकार हो गया। रंग बिरंगे, नीचे नील, बीच में विचरूं, इन तीनों में क्या है? वर्ण की आवृत्ति है। तो जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तत्सम शब्दों का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है, जैसे नूतन, वेश, रवि, वारिद आदि। कोमल और मधुर शब्दावली का प्रयोग हुआ है और काव्यांश में संगीतात्मकता, लयात्मकता व प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा काव्यांश। रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। तो कवि क्या कहना चाहता है कि रत्नाकर मतलब क्या होता है? समुद्र। गर्जन मतलब गर्जना करना। मलयानिल मतलब मलय अनिल, अनिल मतलब होता है हवा, मलय होता है एक पर्वत का नाम,
तो मलयानिल का क्या अर्थ हुआ? मलय पर्वत की ओर से आने वाली सुगंधित हवा। तो कवि क्या कहते हैं कि समुद्र गर्जन करता है और मलय पर्वत से धीमी धीमी सुगंध भरी हवा चल रही है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। कवि के हृदय में क्या हौसला भरा रहता है? इस विशाल विस्तृत, विस्तृत मतलब फैले हुए, महिमा में मतलब जिसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, अनेक गुणों से युक्त रत्नाकर मतलब सागर के घर के कोने कोने पर लहरों पर बैठकर जी भर के फिरना चाहते हैं। तो कवि ये कहते हैं कि मैं कहाँ बैठकर विचरण करूं, इस समुद्र के घर को कैसे देख कर आऊं, समुद्र के घर के कोने कोने को कैसे देख कर आऊंगा? लहरों पर बैठकर इस समुद्र के घर के कोने कोने को मैं देख आना चाहता हूँ, मैं जी भर के विचरण करना चाहता हूँ। तो इसमें काव्य सौंदर्य वही प्रकृति का स्वरूप, प्रकृति के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया गया है। भाषा सरल, सहज व प्रवाहमयी है। तत्सम शब्द यहाँ भी प्रयोग किए गए हैं, जैसे रत्नाकर, मलयानिल, हृदय आदि। रत्नाकर के लिए मतलब समुद्र के लिए विशाल, विस्तृत, महिमा में आदि विशेषणों का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर अलंकार कौन सा होगा? कोने कोने, जहाँ पर एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो लेकिन उसका अर्थ ना बदले, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। हौसला अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग किया गया है और प्रिय के माध्यम से संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। अब तीसरा काव्यांश देखिए। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की अस्वारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। प्रस्तुत काव्यांश में सूर्योदय का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। तो कवि क्या कहते हैं कि समुद्र के किनारे सूर्योदय हो रहा है और सूर्य जब उदित हो रहा है तो उसका आधा भाग नजर आ रहा है। सूर्योदय के समय सूर्य पूरा नहीं दिखाई दे रहा है बल्कि उसका आधा बिंब दिखाई दे रहा है। निकल रहा है जल निधि तल पर, जल निधि मतलब समुद्र की सतह पर, दिनकर मतलब होता है सूर्य का बिंब अधूरा, कि आधा बिंब ही नजर आ रहा है। तो वो आधा बिंब किसके जैसे नजर आ रहा है? कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। तो कहते कमला मतलब क्या होता है? लक्ष्मी, कंचन मंदिर स्वर्ण रूपी मंदिर का मानो कांत कंगूरा। कंगूरा होता है गुंबद, जो मंदिर के ऊपर गोलाई की शेप में होता है ना, वो उसे गुंबद कहते हैं। तो और कांत मतलब होता है सुंदर। तो कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो लक्ष्मी के स्वर्ण रूपी मंदिर का कोई सुंदर गुंबद हो या सुंदर कंगूरा हो। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की अस्वारी, अस्वारी मतलब सवारी। कहते हैं कि वो जो समुद्र की सतह है वो ऐसी लगती है मानो इस पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए रत्नाकर मतलब सागर ने निर्मित कर दी मतलब बना दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, कि सोने रूपी बहुत प्यारी सड़क बना दी है। तो कवि ने ऐसा क्यों आभास किया कि वो सोने रूपी सड़क है? क्योंकि जब सूर्य का जो बिंब है वो अधूरा प्रतीत हो रहा है और उसका जो प्रतिबिंब है वो सागर पर पड़ रहा है। यहाँ पर कवि को ऐसा प्रतीत हुआ कि लक्ष्मी की सवारी इस पावन भूमि पर लाने के लिए समुद्र ने स्वर्ण रूपी अत्यंत प्यारी सी सड़क का निर्माण कर दिया है। इसका काव्य सौंदर्य देखिए। कवि की कल्पनाशीलता का समावेश है। कवि ने सामासिक शब्दों का बहुत सुंदर प्रयोग किया है, जैसे कंचन मंदिर, दिनकर बिंब, स्वर्ण सड़क आदि। आगे देखिए, कमला के कंचन, कांत कंगूरा और स्वर्ण सड़क में एक ही वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। कमला के कंचन क वर्ण, कांत कंगूरा क वर्ण, स्वर्ण सड़क स वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। रत्नाकर ने निर्मित कर दी, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। समुद्र को सड़क का निर्माण करते हुए दिखाया है। इसके अलावा इस काव्यांश में संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग है, जैसे जलनिधि, दिनकर, पुण्यभूमि इत्यादि। चौथा काव्यांश देखिए।
निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि निर्भय मतलब बिना डरे हुए, दृढ़ मतलब स्थिर मजबूती के साथ, गंभीर भाव लिए हुए गरज रहा सागर है। सागर अपनी गर्जन करता है। कैसे? बिना डरे हुए और दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ सागर गर्जन कर रहा है। और कवि क्या कहते हैं? लहरों पर लहरों का आना, कि एक लहर के पीछे जब दूसरी लहर उठती है तो वो बहुत ही सुंदर लगती है। तो कवि को ये सुंदरता बहुत मोहित कर जाती है, उनके मन को छू जाती है। तो कवि अपनी प्रियतमा को कहते हैं, हे प्रिया, तुम इस दृश्य की खूबसूरती को हृदय से अनुभव करो। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, कि इतना अधिक सौंदर्य यहाँ पर बिखरा हुआ है, क्या इससे बढ़कर कोई सुख कोई भी प्राणी कहीं भी प्राप्त कर सकता है। कवि कहते हैं कि जिस सुख को, जिस सुंदरता को मैं हृदय की गहराइयों से अनुभव कर रहा हूँ, हे अनुराग भरी कल्याणी। कल्याणी मतलब सबका कल्याण करने वाली, अनुराग भरी मतलब अनुराग से भरी हुई, प्रेम से भरी हुई, सबका कल्याण करने वाली, तुम इस प्राकृतिक सौंदर्य को हृदय से अनुभव करो। इससे बढ़कर सुख कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। क्या पा सकता है प्राणी, इसमें प्रश्न अलंकार का प्रयोग है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली है। सुंदर अति सुंदर की आवृत्ति से काव्य की सुंदरता में वृद्धि हुई है और भाषा सरल, सहज व प्रवाहमयी है। पांचवा काव्यांश देखिए। जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। तो इन पंक्तियों में कवि ने अर्धरात्रि मतलब आधी रात के सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि क्या कहते हैं? गंभीर तम मतलब अंधकार, अर्धनिशा मतलब आधी रात में इस संसार को ढक लेता है, कि जब यह गंभीर अंधकार आधी रात के समय इस संसार को ढक लेता है, तब क्या होता है? अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। मतलब क्या हुआ? अंधेरा होते ही आकाश में तारे टिमटिमाने लगते हैं। तो उस समय पर कवि क्या कहते हैं? सस्मित मतलब हंसते हुए, मुस्कुराहट के साथ, वदन मतलब मुख, जगत का स्वामी, मृदु मतलब धीमी धीमी गति से आता है। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए जगत का स्वामी धीमी धीमी गति से आता है और तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। तट मतलब किनारे पर खड़ा होकर गगन गंगा मतलब आकाश गंगा के मधुर गीत गाता है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि रात में भी प्रकृति का इतना सुंदर रूप दिखाई देता है कि यहाँ पर जगत का स्वामी भी आकाश गंगा के मधुर गीत गाता है। काव्य सौंदर्य, अर्धरात्रि के समय के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। अनुप्रास अलंकार तो हम हर पंक्ति में देखते आए हैं, जैसे गगन गंगा, गीत गाता आदि। संस्कृत निष्ठ शब्दावली है, तम, अर्ध, सस्मित, वदन, मृदु आदि। और भाषा कोमल, मधुर व प्रवाहपूर्ण है। छठा काव्यांश देखिए। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। कवि कहते हैं विमुग्ध मतलब होता है मोहित होकर या प्रसन्न होकर, विहंस मतलब हंस देता है। कवि कहते हैं जगत का स्वामी जब हंसते हुए चेहरे के साथ आता है तो क्या होता है? चांद भी विहंस देता है। उससे विमुग्ध होकर, उससे मोहित होकर, उससे प्रसन्न होकर नभ में, आसमान में चंद्र भी हंस देता है, चंद्रमा भी हंस देता है। और वृक्ष विविध मतलब अनेक प्रकार के, पत्तों और पुष्पों मतलब फूलों से अपने तन को मतलब
अपने शरीर को सजा लेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, पक्षी भी अपनी खुशी को संभाल नहीं पाते और क्या करते हैं, वो खुशी से चहक उठते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। फूल भी सुख से सांस लेने लगते हैं, मतलब अपनी सुगंध से संपूर्ण वातावरण को खुशनुमा बना देते हैं। यहाँ पर प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य दिखाया गया है। मानवीकरण अलंकार जैसे चांद का हंसना, वृक्षों का सजना, फूलों का सांस लेना आदि। अनुप्रास अलंकार पत्तों पुष्पों से। तत्सम युक्त खड़ी बोली जो कि मधुर और प्रवाहपूर्ण है। काव्यांश 7। वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है नयन नीर झड़ते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी। कवि क्या कहते हैं, वन मतलब जंगल, उपवन मतलब बगीचा, गिरी मतलब पर्वत, सानु मतलब समतल भूमि, कुंज, कुंज क्या होता है, लताओं और झाड़ियों से घिरा हुआ एक स्थान, कि इन सभी स्थानों पर मेघ बरस पड़ते हैं, मतलब बादल बरस पड़ते हैं, बारिश होती है। बादल भी धैर्य धारण नहीं कर पाता है और वो बरस पड़ता है। मेरा आत्म प्रलय होता है। कवि कहते हैं आत्म प्रलय मतलब स्वयं को भूल जाते हैं। नयन नीर झरते हैं, नयन मतलब आँखों से, नीर मतलब पानी होता है, लेकिन यहाँ पर आंसू कि नेत्रों से आंसू झरते हैं। क्यों झरते हैं, क्योंकि कवि उस सौंदर्य को देखकर भाव विभोर उठते हैं और उसकी आंखों से अपने आप ही खुशी के आंसू बहने लगते हैं। कवि क्या कहते हैं, पढ़ो, कि अपनी प्रियतमा को कहते हैं कि पढ़ो। किस चीज़ को पढ़ो, लहर तट तृण, तृण मतलब तिनका, तरु, तरु मतलब वृक्ष, गिरी पहाड़, नभ आसमान, किरण जलद, जलद मतलब होता है बादल, पर प्यारी, कि इन पर लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहनकारी, जो विश्व को मोहित कर देने वाली है, इस संपूर्ण संसार को मुग्ध कर देने वाली है। ऐसी कहानी को तुम पढ़ने का प्रयास करो। और वो कहानी किस किस पर लिखी हुई है, लहरों पर, तट पर, तृण मतलब तिनकों पर, पेड़ों पर, पर्वतों पर, आसमान में, किरणों पर, बादलों पर, इन सभी पर लिखी हुई इस कहानी को पढ़ने का तुम प्रयास करो। इस मधुर कहानी को पढ़ो और हृदय की गहराइयों से अनुभव करके समझने का प्रयास करो। प्रकृति का यह जो रूप है, यह संपूर्ण संसार को मुग्ध कर देने वाला है। काव्य सौंदर्य, वन उपवन, नयन नीर, तट तृण तरु तथा विश्व विमोहनहारी में विभिन्न वर्णों की पुनरावृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और भाषा सरल, सहज व प्रवाहमयी है। 8वां और अंतिम काव्यांश, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनो विश्व की बानी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। तो कवि कहते हैं कि यह मधुर मनोहर मन को हरने वाली उज्जवल पवित्र प्रेम कहानी है और कवि के जी में है। कवि का मन क्या करता है कि इस कहानी के अक्षर बन जाऊं, इस संपूर्ण संसार की वाणी के रूप में इसके अक्षर बन जाऊं मैं। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। तो कवि कहते हैं कि ये जो प्रेम सौंदर्य फैला हुआ है, यह पवित्र जो सौंदर्य है, यह उज्जवल है, आनंद से बहने वाली धारा के रूप में है और हमेशा शांति देने वाली है। कवि कहते हैं आहा प्रेम का राज्य, कि यह जो प्रेम का राज्य है, कौन सा, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण यह जो वातावरण है, ये सुख देने वाला है, एक अजीब सी शांति के रूप में है। कवि को सर्वत्र प्रेम का ही राज दिखाई देता है। उनके अनुसार ये जो प्रेम का राज्य है बहुत सुंदर है।
काव्य सौंदर्य में देखिए, कल्पना की स्वच्छंदता का अद्भुत संयोग है। कवि का प्रकृति प्रेम प्रकट हुआ है। मधुर मनोहर तथा सदा शांति सुख कर में अनुप्रास अलंकार है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली, मनोहर, उज्ज्वल, प्रवाहित आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है और सुंदर शब्द के साथ परम व अतिशय विशेषण के प्रयोग से भाषा में सजीवता आ गई है और अंत में भाषा सरल तथा प्रवाहमयी है। यहीं पर हमारे सारे काव्यांश समाप्त होते हैं। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा। इन काव्यांश को अच्छी प्रकार से समझिए और उत्तर पुस्तिका में लिखने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।